मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, चालू करें आज। यस सर। आज की क्लास में क्या टॉपिक है? वर्णमाला। हिंदी का वर्णमाला, सामान्य हिंदी में। ठीक है, वर्णमाला से आपको पता होगा, वर्णमाला आप पढ़ते तो जाने भी हो। हम लोग हिंदी के स्टूडेंट हैं, कई लोगों को वर्णमाला भूल गए हैं, है ना। इंग्लिश के अल्फाबेट पूरे पता है, लेकिन हिंदी की वर्णमाला पावर क्या है, याद नहीं। तो वर्णमाला से भी क्वेश्चंस आते हैं हिंदी में। वर्णमाला से क्या आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वर्णमाला में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अभी आप लोग देखना। ठीक है, अब आते नहीं। ठीक है, तो ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखना है आपको। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, तो देखते हैं भाई। देखो, वर्णमाला में आपको पता है कि वर्णमाला पहली बात किसको बोलते हैं? वर्णमाला सबसे पहले वर्णों का समूह, वर्णों का समूह वर्णमाला। अब हिंदी में वर्णमाला में देखिए कितने, अब देखो अक्षर क्या होता है, पद क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होता है, ठीक है, शब्द क्या होता है, पदबद्ध क्या होता है, वाक्य क्या होता है, उपवाक्य क्या होता है, इस पे देखना है। ठीक है, देखो भाषा की, देखो भाषा का जो है, भाषा की कई है। पहली बात है वर्णमाला किसमें यूज करते हैं? सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा क्या है? छोटी इकाई है, या वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरी चीज देखो, भाषा शब्द किस शब्द से बना है? भाष शब्द। ठीक है, अब भाष का मतलब क्या होता है? बोलना। और भाषा किससे बनी है? बोली से। भाषा किससे बनी है? बोली। आपको पता होना चाहिए भाषा किससे बनी है? बोली। और बोली क्या होती है? पहले बोली के बारे में पता होना चाहिए। बोली किसे बोलते हैं? बोली से क्या बनी? उपभाषा। और उपभाषा किससे क्या बनी है? भाषा। ठीक है, सबसे पहले क्या है? बोली। सबसे क्या है भाई? बोली। ठीक है, बोली किसे बोलेंगे? ठीक है, उपभाषा होती है इससे। इससे बड़ी क्या होती है? उपभाषा। बोली, बोली से बढ़कर क्या होता है? उपभाषा। इससे बढ़ेगा क्या होने आगे? उपभाषा। और उपभाषा का बड़ा रूप क्या हो जाएगा? भाषा। क्या हो जाएगा? भाषा। भाषा में क्या होता है भाई? कोई भी साहित्यिक रचना थी तो बोली। अब देखिए पहले इसमें पता होना चाहिए भाषा। ठीक है, तो भाषा के लिए सबसे पहले क्या बोलते जी? बोली। मतलब भाषा बनी किससे? बोली से। तो बोली क्या होता है कि स्थानीय स्तर पर, ठीक है, स्थानीय स्तर पर सामान्य आप लोग व्यवहार कर रहे हो, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, सामान्य व्यवहार कर रहे हो या बातचीत कर रहे हो। ठीक है, जो स्थानीय स्तर पे होती है, जो छोटे छोटे एरियाज में बोली जाती है। ठीक है, ये साहित्यिक रचना बिल्कुल नहीं होती, इसमें साहित्यिक नहीं होती, उसे क्या बोलेंगे? बोली। सामान्य क्या बोलेंगे उसको? बोली। जैसे आप लोग एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, छोटा सा जहां आप रह रहे हैं, प्लेस में एक बोली चलती है, जिस जाति की होते हो उसकी अलग अलग बोली होती है ना। उसमें लिखावट कहीं लिखने में होती है क्या? वो लिखित होती है क्या? नहीं, ऑनली सिर्फ क्या होती है? सामान्य बोलचाल। सामान्य क्या होती है? बोलचाल की होती है, उसे क्या बोलेंगे? बोली। दूसरा, उससे बढ़ जब साहित्यिक रचना बड़े बड़ा रूप में जब जाएंगे, स्थानीय स्तर से थोड़ा बड़ा रूप हो जाएगा। ठीक है, राज्य का रूप ले ले या थोड़ा बड़ा रूप ले ले। ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा? थोड़ी साहित्यिक रचना चालू हो जाती है। ठीक है, वो क्या करेंगे? उपभाषा। और इसका सबसे बड़ा विस्तृत सभी, ये बहुत बड़ा क्षेत्र पूरा, ठीक है, देश में किसी देश में हो रही है या देश से बढ़कर हो रही है, जिसमें साहित्यिक रचनाएं होती है, ठीक है, जिसमें लिखित रूप से होता है, वो क्या कहलाएगा? भाषा। क्या कहलाएगा भाई? भाषा। ठीक है, तो भाषा के साथ, अब भाषा की सार्थक क्या होगी? वाक्य। क्या होती है? वाक्य। ठीक है, भाषा की सार्थक क्या है? वाक्य। ठीक है, क्या लिखना? भाषा की सार्थक क्या है? अब वाक्य। अब वाक्य में भी, ठीक है, देखो वाक्य से छोटा, देखो अब इसमें भी अपने को देखना है। ठीक है, इसमें भी क्या देखना है अपने को कि वाक्य से छोटा क्या होता है। ठीक है, वाक्य की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, क्या होती है भाई? वर्ण। सबसे छोटी है वर्ण, या जिसको क्या बोलते हैं? ध्वनि। इसका बोलेंगे ध्वनि। अब कहां से कैसे उत्पन्न होती देखिए। ठीक है, सबसे छोटी इकाई वाक्य। ठीक है, सबसे छोटी इकाई सबसे बड़ा वाक्य। ठीक है, वाक्य कहां कहां आता है आपको पता होगा। ठीक, कोई भी सेंटेंस कहीं बिना वाक्य, कोई भाषा है,
बिना वाक्य की भाषा बनेगी क्या? नहीं। ठीक है, कोई भी भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य। ठीक है, वाक्य की छोटी इकाई आ जाएगी ठीक है उपवाक्य। उससे क्या आएगा? छोटा क्या आएगा? उपवाक्य। मतलब छोटा या आपने देखा होगा उससे दो रूप से जो वाक्य मिलकर बनता है। वाक्य क्या मिलते हैं? दो दो स्टेप से मिलकर बन गया कोई वाक्य। जैसे राम ने आम खाया और सो गया, है ना? राम ने आम खाया और सो गया। ठीक है, बीच में कॉमा आ गया, बीच में क्या आ गया? कॉमा। लेकिन पूरा का क्या है? जहां से राम ने आम खाया और सो गया, वो पूरा क्या है? वाक्य है। वाक्य है ना, उसमें दो चीज आई। ठीक है, जैसे अभी लिखते हैं बताते हैं। ठीक है, अब उपवाक्य आ गया तो वाक्य से छोटी क्या हो गई? उपवाक्य। ठीक है, देखो यहां लिख देता हूं, राम ने अब देखो ये अलग है ना, और सो गया ये अलग है है ना? लेकिन पूरा का पूरा क्या है? यहां से यहां तक पूरा का पूरा क्या है? वाक्य। पूरा का पूरा क्या है? वाक्य। लेकिन दो वाक्य से मिलकर बना है ना? राम ने आम खाया, एक अलग वाक्य हो गया। अब फिर सो गया, एक अलग वाक्य हो गया। दो अलग अलग संयुक्त वाक्य जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? संयुक्त वाक्य है, एक है संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो आगे देखो, मैंने क्या बोला? वाक्य से क्या बना? उपवाक्य। अब उपवाक्य से छोटी कई पद बन या उपवाक्य कोई कभी कभी क्या बोलते हैं? पद बन। क्या बोलेंगे? पद बन। क्या बोलेंगे भाई? पद बन। जैसे आगे होगा, अगर छोटा रूप होगा तो पद बन। पद से बढ़कर क्या? पद बन से क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। पद से छोटा क्या हो जाएगा? मतलब पद बन से छोटा क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। जैसे राम, राम ये क्या है? पद है। देखो अब पद और शब्द में अंतर होता है। पद और शब्द में अंतर होता है। पद क्या होता है? जब कोई वाक्य के अंदर कोई शब्द आता है, जैसे राम, राम आ गया, कोई वाक्य के अंदर आता है, आ गया, वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पद। लेकिन स्वतंत्र रूप से अलग सेपरेट है राम, सिर्फ राम ही लिखा हुआ है, ये क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये शब्द। आगे समझ में, जबकि दोनों एक ही चीज है, दोनों क्या है? एक ही चीज, लेकिन स्वतंत्र रूप से ये अलग है, सेपरेट। ये क्या है? सेपरेट है, अलग है। ठीक है, ये क्या है? सेपरेट है, अलग है, तो ये क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। और राम यहाँ पे किसमें? वाक्य में। राम किसमें? वाक्य में, इसलिए क्या कहलाएगा? यहाँ पे पद। क्या कहलाएगा? ये पद। समझ में आया? पद किसे बोलते हैं, शब्द किसे बोलते हैं? शब्द एक स्वतंत्र रहता है, अलग रहता है, और पद क्या होता है? एक वाक्य में होता है। वाक्य में वही शब्द जब रहेगा तो पद कहलाता है। ठीक है, पद आ गया। पद वन से छोटा कौन है भाई? पद। और पद से आपको पता होगा सब पद से छोटा कौन हो जाएगा? अक्षर। ठीक है, पद से, ठीक है, पद से छोटी क्या है? अक्षर। क्या हो जाएगा? अक्षर। अक्षर से छोटी इकाई हो जाएगी वर्ण। क्या हो जाएगी? वर्ण, या इसी को बोलते हैं ध्वनि। क्या बोलेंगे? आगे समझिए, वर्ण या क्या बोलेंगे? ध्वनि। वर्ण को क्या बोलते हैं? ध्वनि बोला जाता है। वर्ण को क्या बोलेंगे? ध्वनि बोला जाता है। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, आपको दिखा है अक्षर छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। ध्वनि है क्या है? वर्ण। तो अब आपको पूछा गया भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। वाक्य की सबसे छोटी, वाक्य की सबसे छोटी इकाई कौन दिख रही है? ध्वनि या वर्ण। समझ में आ गया? आया नहीं? आया समझ में? ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई क्या बोलेंगे? क्वेश्चंस आएगा। दूसरा क्वेश्चंस आएगा कि भाई वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है, वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या है? वर्ण या ध्वनि। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत? आप देखो, अब मान के चलो कोई भी चीज है, ठीक है, इसे बिठा दो। अब किसी पद बोल देगा या शब्द बोल देगा, किस शब्द में बोल देगा, ठीक है, कोई शब्द में बोल देगा कि इसमें कितने वर्ण या ध्वनि है। एक तो मैंने बोला ध्वनि को ही क्या बोलते हैं? वर्ण। ठीक है, किसी ने बोल दिया कि कितने ध्वनि हैं या वर्ण। जैसे मान लो जब यहाँ दिया आपका अक्षर दिया राम, ठीक है, क्या दिया है? राम। ये राम शब्द है, सेपरेट है राम, ठीक है, राम है। अब एक कोई भी दे, कोई भी व्यंजन होता है बिना स्वर का नहीं होता, तो इसमें आपको बोला अक्षर कितने, अक्षर गिनने आएगा तो अक्षर ऐसे टूटेगा रा धन म। ये अक्षर कितने दिख रहे हैं भाई? दो। अक्षर कितने हैं? दो। ठीक है, अब इसी में वर्ण या ध्वनि पूछने आ गई, वर्ण कितनी है, ध्वनि कितनी है। अब सबसे छोटा वाक्य ले रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़े ब्रेक करेंगे तो कैसा होगा? र आधा र। फिर ये क्या होगा? आ। फिर धन क्या हो जाएगा? म हलन दो वाला धन क्या हो जाएगा? आ। ठीक है, तो कितने दिख रहे हैं? कितने वर्ण दिख रहे हैं भाई? चार। वर्ण कितने इसमें? चार। और ध्वनि कितनी है इसमें? चार। जितने वर्ण उतनी ध्वनि,
कितने वर्ण उतनी ध्वनि। तो ध्वनि कितनी है 4 या वर्ण कितने हैं 4। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत यहां तक आ गई। ठीक है, अगर मान के चलो कोई भी और एक वाक्य ले लो, कोई भी ऐसा शब्द ले लो, कोई भी ऐसा शब्द ले लो। ठीक है, जैसे ले लिया अनुपम। क्या ले लिया अनुपम। अनुपम आ गया अनुपम। ठीक है, अनुपम में आपने पूछ लिया कि कितने वर्ण हैं, अक्षर कितने दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल 4 अनुपम में अक्षर कितने हैं 4। ठीक, और अनुपम है 4 अक्षर। लेकिन वर्ण पूछेगा तो इसको ब्रेक करोगे ना, इसमें अ, फिर क्या टूटेगा न, फिर क्या टूटेगा भाई उ। हलंत वाला रखना है। अच्छा पीछे आपको वैसे तोड़ने के भी क्वेश्चन आता है, ब्रेक वाला भी क्वेश्चन आता है, कौन सा सही है। बड़े बड़े आते हैं। ठीक है, बड़े बड़े आते हैं, आप लोगों को देखना है। ठीक है, ऐसा देखना है। ठीक है, जैसे ठीक है, फिर क्या आ गया प, फिर और फिर उसके बाद भी समझ में आ गया। अनुपम का ब्रेक कितना बना इस टाइप से। अब इसमें कितने वर्ण दिख रहे हैं भाई 1 2 3 4 5 6 और 7। जब ब्रेक करना आएगा आपको तभी तो बताओगे। तो वर्ण या ध्वनि कितनी है 7। वर्ण या ध्वनि कितनी है 7। समझ में आ गया अनुपम में, किसी को दिक्कत यहां तक। ठीक है, जैसे और क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, तो आप लोग ब्रेक करना सीख जाओगे, बनाना सीख जाओगे। चलो मैं ये देखता हूं भाई आप लोग बनाइए। जैसे संस्कृत शब्द दिख रहा है क्या संस्कृत। अब संस्कृत में कितने अक्षर है और कितनी ध्वनि, बताओ 1 मिनट जल्दी बताओ कितने वर्ण है संस्कृत में। संस्कृत का लिया कितने अक्षर है पहले तो है ना, आगे तो तोड़ना आना चाहिए ना। देखो क्या टूटेगा सम, है ना, स धन अम, मतलब इस टाइप टूटेगा बिंदु वाला अम शम, है ना, टूटेगा नहीं टूटेगा। अम का बिंदु वाला है इसमें, आ तो टूटा ही है, तो ये ऐसा टूटेगा ना। देखो आ तो टूटेगा ही नहीं आएगा, अभी देखो तो। ठीक, धन चंद्र बिंदु वाला ऐसा वाला है म, अम है ना वो, अम के बिंदु वाला है। और अम कहाँ लगता है आपको पता ना, आप पढ़े दादा आराम वाला सुने हो, अम आहा। ठीक है, तो ये प्लस बिंदु ये होती है। फिर स आधा स हलंत वाला है। फिर क है, क तो पूरा है ना भाई, तो क के पहले र है कि संस्कृत क्र है, लास्ट में क्र के बाद आता है। फिर क पहले आएगा र पहले आएगा हां, तो क के में आगे र लगेगा ना। अब तो क तो पूरा है, फिर र गलत है, र हमें सामने आता है तभी पीछे वाले पे जाता है। संस्कृत पढ़ते हैं तो ये याद रखना, ये सामने लगेगा, कहां लगेगा सामने। हलंत वाला लगेगा र का रे तभी तो पीछे जाएगा। र प्लस क प्लस अ धन त प्लस अ, आ गया समझ में। और यहां भी हलंत लग जाएगा, यहां भी लग जाएगा हलंत। इस टाइप का वर्ण गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ ना, यहाँ पर अ भी है, इसमें अ भी है। ये अम वाला एक अलग ही बिंदु था और अम में लगे। ये बिना सुनो, अम की बिंदु जो है ना, या तो स्वर के साथ जुड़ेगी या व्यंजन पे लगेगी। समझ में आया, समझ में आया, किसी न किसी का जुड़ती है वो, याद रखना। तो ये अपन जब स्वर अब लेखन की दृष्टि से अलग मिलेगा। ठीक है, अलग ही मिलेगा, लेकिन आपको हो सकता है 8 भी ऑप्शन है। ठीक है, 9 ना हो तो अगर ऑप्शन ऐसा सही है तो 8 भी इसका ऑप्शन सही होगा। अगर बिंदु को अगर नहीं गिनता है, बिंदु को नहीं गिनता है तो बिंदु हो सकता है यहां लगा दी, अम लगा दिया उसने। ठीक है, ऐसा भी 8 में भी होता है। चलो आगे चले, लिख देते हैं विद्यार्थी को। लिखो भाई विद्यार्थी को, चलो सब लोग विद्यार्थी कैसे लिखोगे, कितने वर्ण है सब लोग बताओ विद्यार्थी। विद्यार्थी ऐसा लिखते हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी लिखते ना। अब विद्यार्थी में क्या है वो, ब्रेक करो वो के साथ क्या है ई, कौन सा वाला ई है छोटा वाला। फिर ध है ना, ध है, हाँ आधा द आएगा इसमें, ध जो बना आधा द होता है विद्यार्थी। ठीक है, तो
तो विद्यार्थी होता है, यहाँ पे द लगता है, यहाँ पे द लगता है ना, विद्यार्थी है तो वो धागा जैसा बनना है। हाँ आधा, यहाँ आधा भी होता है विद्यार्थी, ठीक है। तो यहाँ आधा द भी लगेगा, यहाँ क्या लगेगा आधा द, आधा द लगता है। अब विद्यार्थी होता है, वो विद्यार्थी धा लिखिए हो तो ध है, लेकिन ये लिखा कैसे जाता है पता है आपको, विद्यार्थी है ना, ऐसा लिखते हैं ना, ऐसा ऐसा पूर्ण है, ये द और ध जब संधि करो तो क्या बन जाता है ध है ना, संधि करो तो क्या बन जाता है ध। तो विद्यार्थी में जब इसको अगर सिर्फ इतना ही दिया है, अगर ये नहीं दिया है, समझ रहे हो, ये विद्यार्थी इतना ही देगा आप लोग को, इस टाइप से नहीं देगा आपको, इस टाइप से नहीं देगा आपको, देगा तो किस टाइप देगा, इस टाइप से। तो इसको इस टाइप से ब्रेक करना है, इसको इस टाइप से ब्रेक करना है। देखो वी आ जाएगा, क्या जाएगा वी, फिर पर वी में सॉरी छोटा वाला ई, ठीक है, ये हलंत वाला, प्लस क्या जाएगा ध आएगा, ध देखिए याद रखना, धन आ, फिर क्या जाएगा धन, क्या जाएगा भाई अर्थी है ना, अ है विद्यार्थी, फिर संधि विच्छेद अलग चीज है, संधि विच्छेद अलग आएगा, संधि में संधि ब्रेक तो संधि में आती है, दो वर्णों में मेल से विकार उत्पन्न हो जाता है, तो अ ई क्या होता है द और अ, क्या यह मिलकर ध बन जाता है, वो संधि में। लेकिन ब्रेक तो इसको ऐसा करोगे ना, वर्णमाला में ऐसे ब्रेक करोगे ना, संधि में अलग चीज है, वो मिलकर परिवर्तन होता है, उसका नाम ही क्या है, संधि को बोलते हैं कि जब दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या विकार होता है वो क्या कहलाता है संधि। तो यहाँ संधि का फंक्शन लगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा थ, फिर थ के पहले र है, थ के पहले क्या है र है, याद रखिएगा, ठीक है। तो थ के पहले क्या हो जाएगा र की रे पीछे गई ना, तो ये यहाँ पीछे गई तो आगे वाले पे सामने है उसके, फिर क्या आ जाएगा धन थ, फिर धन ई बड़ा वाला, आगे समझ में इस टाइप से जाएगा, ठीक है, समझ में आ नहीं आया, चलो आगे। द नहीं लिखना इसमें, विद्यार्थी में आधा द जब दिया हो तब करना, लेकिन विद्यार्थी लिखा हुआ कौन सा था, हाँ ये वाला, अगर वाला विद्यार्थी लिखा हो तो उसके साथ जिस टाइप से लिखा होता है ना उसको उसी टाइप से ब्रेक करना है, तोड़ना है उसी टाइप से, क्या करना है उसी टाइप से तोड़ना है, जिस टाइप से आपको ऑप्शन में मतलब जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, अगर इस टाइप से टूटना बोला है इस टाइप से टूटेगा, अगर उस टाइप का लिखा हुआ है तो उसको उस टाइप से लिखना है, तोड़ना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे चले, इधर देखे चले ना भाई, अब देखो अब क्या वर्णमाला, अब वर्णमाला है, ठीक है, वर्ण या ध्वनि सबसे छोटी कई होती पता आपको इसकी, वाक्य है ना, तो वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी कई क्या है, बिल्कुल भाषा की सार्थक कई क्या है वाक्य, भाषा की सार्थक कई क्या है वाक्य, ठीक है। जब भाषा ही वाक्य से बनी, अगर क्वेश्चन ये पूछा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा, क्या पूछा भाषा की सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या है ध्वनि, ध्वनि है, इसको क्या बोलते हैं वर्ण, इसको क्या बोलते हैं ध्वनि या वर्ण, ठीक है, समझ में आया। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, उसी क्या बोलते हैं वर्ण, और वर्णों का समूह व्यवस्थित समूह होना चाहिए, वर्णों का एक क्या होना चाहिए व्यवस्थित समूह, और वही व्यवस्थित समूह क्या बोलेंगे वर्णमाला, क्या बोलेंगे वर्णमाला, लिखा वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा वर्णमाला, ठीक है। अब जो वर्णमाला होता है कोई भी चीज होती है लिखने के आधार पे अलग है और बोलने के आधार पे अलग, ठीक है, मतलब उच्चारण, बोलना मतलब उच्चारण, बोलना मतलब क्या होता है उच्चारण, ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से अलग है और लेखन की दृष्टि से अलग। तो लेखन की दृष्टि से तो 52 होते हैं वर्णमाला, लेखन की दृष्टि से वर्णमाला क्या होते हैं 52, ठीक है। देखो लेखन के आधार पर कितने 52 और उच्चारण के आधार पर कितने हो जाएंगे 45, 45 क्या है उसमें देखो 10 स्वर रहेंगे, 10 क्या रहेंगे स्वर, 35 व्यंजन, 45 हो गए, 35 व्यंजन में भी आपको याद रखना कि संयुक्त व्यंजन अलग रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन अलग रहेगा, उच्छिष्ट व्यंजन अलग रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। और क्या हो जाएगा देखो अब लेखन की दृष्टि से कितने हो गए, देखो अब मैंने बोला उच्चारण के आधार कितने थे 45, 10 स्वर और 35 व्यंजन, और उच्चारण लेखन के आधार कितने हो जाएंगे पूरे के पूरे 52, तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा अलग से जुड़ जाएगा, कौन सा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन अलग से जुड़ जाएगा, तो कितने हो गए भाई कितने हो गए है ना, कितने हो गए 49 पूरे टोटल। अब लेकिन यहाँ स्वर में 3 छूटे थे, 3 स्वर अलग से छूटे हुए हैं, तो कितने हो गए 52, इस टाइप से 52 रहेंगे। अभी बता, ठीक है, देखो स्वर में आपको पता है अनार आम से चालू होगा अ आ ई, ठीक है, उ ऋषि, ठीक है, लेखन के आधार बता रहा हूं, ऋषि को भी लिखेंगे,
फिर ए लेखन क्या था ए ओ और आ, ये कितने हो गए टोटल 13 कितने हो गए 13 लेकिन उच्चारण के आधार पर इसको हटा दिया जाता है इसको हटा देंगे इसको हटा देंगे ये लेखन में तो है लेकिन उच्चारण में नहीं लेखन में तो है लेकिन उच्चारण में नहीं उच्चारण में चले जाएंगे व्यंजन में लेखन में आ गए स्वर में उच्चारण में चले जाएंगे व्यंजन में समझ में आया तो उच्चारण के आधार पर कितने हैं लेखन के आधार पर कितने हैं 13 और उच्चारण के आधार पर कितने स्वर है 10 समझ में आ गया आगे अब यहाँ बात कर रहे हैं ठीक है व्यंजन की बात कर रहे हैं व्यंजन आपको बताओ क ख ग ठीक है इंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ठीक है ण फिर त थ द ध न फिर प फ ब भ म य र ल व स स स स भ ठीक है फिर आपको होगा ठीक है छत्री त्रिशूल ज्ञानी अ ऋषि है ना तो ये पूरे क्या है व्यंजन है इसमें ये जो दिख रहा है ये के बाद बिंदु जो लगाना इसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन इसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन दो गुण दिखाते हैं द्विगुण क्षिप्त व्यंजन गुण है ठीक है याद रखिए उसके बाद ठीक ये पूरे को जो देख लो आप कितने कितने भाई काउंट करो ये सारे के सारे कितने हो जाएंगे दो को छोड़ो तो 33 अरे दो को लो तो कितने हो गए 35 उसके बाद ये क्या दिख रहे हैं संयुक्त व्यंजन चार क्या दिख रहे हैं संयुक्त व्यंजन क्यों बोल रहा है इसको संयुक्त व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिल दो या दो से अधिक से मिलकर बन संयुक्त मतलब क्या मिलकर बनना संयुक्त मिलकर मतलब क्या होता है मिलकर तो दो जैसे छतरी की बात करें दो या दो से अधिक से मिलकर बना हुआ है व्यंजन से मिलकर बना ठीक है तो देखो छतरी को जब तोड़ेंगे आप ब्रेक करोगे ठीक है जैसे छतरी है ना कोई भी याद रखना काश में छतरी होता कोई बोलता है काश में छतरी होता याद रखने का तरीका आप कहीं ना भूल जाते हैं याद रखो काश में छतरी होता है ना काश में छतरी होता समझ में आया कुछ बोलोगे तो नहीं हम कि काश में छतरी होता ठीक है कोई बोलता है अपने आप काश में छतरी होता तो उसको मार देता है ना जो भी ऐसे भी याद करो काश में छतरी होता तो उसको बताता है ना इस टाइप से जो भी हो तो छतरी में देखो क काश मतलब क्या हो गया क और धन स क्या बन गया क और स तो छतरी किससे बन गया क और स से ठीक है तो काश काश तो याद रखना कस ठीक है क और स से जो क्या बना छतरी छ बन गया क्या बन गया छ ठीक है अब यहाँ तरो देखो त्र या नगीरा तरो तोरो तो धन रो लगी रहा तो है ना लग रहा है लग रहा भाई लग रहा है ना तो अब अच्छे वर्ड है ध्वनि कितनी तो और नया ध्वनि तीन है यहाँ र के साथ अभी तो है छुपा हुआ अभी तो छुपा है ना र कब अपने आप में पूरा होगा जब तक कोई भी व्यंजन पूरा नहीं होता जब तक उसमें कुछ स्वर और नहीं जुड़ेगा और नहीं जुड़ेगा तब तक वो पूरा नहीं होगा समझ में आ गया ना चलो अब आपको क्या दिख रहा है आपको उसी मतलब एक चीज और बता दें ये क्या है यज्ञ है यज्ञ वाला होता है ज्ञानी वाला ज्ञानी जी यज्ञ कराएंगे है ना यज्ञ कराएंगे ना तो यज्ञ करेंगे तो क्या बोलेंगे जय यज्ञ भगवान की जय बोलते हैं ना जय बोलते नहीं बोलते आप लोग यज्ञ कराओगे तो क्या बोलोगे जय बोलोगे ये किससे बनेगा ज और से किससे बनेगा ज और य से समझ में आएगा जय आया नहीं आया जय यज्ञ कराते हैं ठीक है यज्ञ कराओगे करोगे जब तो आप लोग जय बोलोगे यज्ञ भगवान क्या बोलोगे जय तो ज और य इससे कौन बनेगा यज्ञ ठीक है समझ में आ गया अब आपको क्या दिख रहा है सर दिख रहा है ये सर नाम से ही लग रहा है ना भाई सर नाम से दिख रहा है तो ये संयुक्त व्यंजन क्वेश्चन पूछता है कि छ किससे बना हुआ है त्रिशूल वाला त्र किससे बना हुआ है ठीक है ज्ञान वाला यज्ञ किससे बना हुआ है श्रवण वाला श्र किससे मिलकर बना है ना समझ में आया तो कैसे बताओ कि समझ में आया संयुक्त व्यंजन है और जब इसको ब्रेक करोगे ना तो ऐसे ही लिखना जब वर्ण अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि जैसे बोले श्रवण को ठीक है विच्छेद कौन सा है ठीक है स्वर्ण वर्ण में कितना वर्ण है तो इस से तोड़ना आगे स र में तोड़ना स र कितना तोड़ना स और र में तोड़ना क्या तोड़ना स र और अ स र और अ तीन ध्वनि रहेगी क्या रहेगी इसमें तीन ध्वनियां तीन वर्ण समझ में आ गया आ गया किसी भी यहाँ समस्या तो भाई छतरी को क्या बोलोगे छतरी वाले को कैसे बोलोगे काश में छतरी हो गया एक ठीक है फिर जैसे बात करो त्रिशूल वाले को तो त्र है तो र इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना और उसके बाद जैसे ज्ञानी वाले में यज्ञ वाले में क्या बोलोगे यज्ञ भगवान की जय किससे मिलकर बना ज और य से सर्व में भी कोई दिक्कत नहीं स और र इसमें कोई समस्या यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या है तो बोल दीजिए आगे चले चलो बढ़िया है आपको जल्दी समझ में आ जाता है
टैलेंटेड हो यार आप लोग अच्छे। ठीक है चलो अब क्या देगा वर्ण क्या देगा गणना के आधार पर कितने बार दो आधार पर की जाती है गणना वर्णों की गणना कितने आधार पर की जाती है दो एक उच्चारण के आधार पर और एक किसके आधार पे लेखन के आधार पे मैंने बोल दिया ना अब उच्चारण के आधार पर ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है मैंने बोल दिया कि उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं देखो उच्चारण के आधार पर कितने 10 स्वर और अब 35 व्यंजन में दो अलग से वो ले लिया आगत व्यंजन मतलब किसी और से आया हुआ होता है जैसे बिंदु वाले रहते हैं जैसे ना वो व्यंजन से ही मिलकर बनते हैं आगत व्यंजन को शामिल कर ले लेकिन आपको उच्चारण के आधार पे वर्णमाला में पूछेंगे तो 45 से करना है ठीक है और लेखन के आधार पे 52 करना है ठीक है समझ में आया नहीं आया आगे चलिए अब चलते स्वर अब क्या आता है स्वर क्या होता है स्वतंत्र ध्वनि होती है स्वर क्या होती है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते जैसे अ आ ई उ ये सब क्या है स्वर है ना तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले क्या कहलाएंगे वर्ण क्या कहलाएंगे भाई स्वर इनकी संख्या लेखन के आधार पर कितनी है 13 अब उच्चारण के आधार पे 10 उच्चारण के आधार पे 10 तो उच्चारण के आधार पे ये अ आ ई उ ऋषि ए ओ और आ है लेकिन लेखन में आएंगे नहीं लेखन के आधार पर तीन और जुड़ जाएंगे कौन ऋषि ठीक है फिर अम की बिंदु वाला और एक आहा ठीक है विसर्ग वाला आगे समझ में ये तीनों जुड़ जाएंगे तो लेखन में कितने होंगे ये तीनों क्या हो जाएंगे लेखन में जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए 13 कितने हो गए 13 और उच्चारण में कितने लिख रहे हैं 10 समझ में आ गया तो स्वर किसको बोलेंगे भाई जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं या स्वतंत्र ध्वनि को क्या बोलेंगे स्वतंत्र ध्वनि क्या बोलेंगे स्वर और लेखन के आधार पर स्वर कितने हैं 13 और उच्चारण के आधार पे 10 तो याद हो गए पूरे ठीक है चलो अब स्वरों का भैया वर्गीकरण होता है स्वर अब स्वरों का वर्गीकरण होता है अग्र स्वर पश्च स्वर अलग-अलग आधार पे जैसे पहले दिया है मात्रा या उच्चारण के काल मतलब समय के आधार पे कोई स्वर को बोलने में कितना समय लगता है उसके आधार पे किया गया है ठीक है देखो कोई स्वर को बोलने के आधार पे कितना समय लगता है ठीक है उसके आधार पे डिवाइड किया गया क्यों मस्ती कर रहे हैं क्या हो गया पता चलो ठीक है जो ठीक है बाद में देख लेंगे क्लास के बाद मिलते हैं क्लास के बाद ठीक है चलो तो पहले मात्रा या उच्चारण के काल क्या मतलब बोलने के समय क्या कि कितना समय लग रहा है कम समय लग रहा है या ज्यादा समय लग रहा है उसके आधार ठीक है देखो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो क्या कहलाएंगे ह्रस्व स्वर जिनके बोलने में कम समय लग रहा है बहुत कम समय लग रहा है अ ई उ बहुत कम समय लग रहा है अ ई वो सब छोटे-छोटे तीनों क्या है छोटे वाले हैं बोलने में कम समय लगे छोटे वाले को भी बोलने में समय कम ही लगेगा अ ई उ है ना तो उच्चारण के अंदर जब कम समय लग रहा हो इसको क्या बोलेंगे ह्रस्व स्वर दूसरा होता है ठीक है जैसे मान के चलो एक होता है दीर्घ स्वर यहां दीर्घ स्वर है दूसरा क्या है दीर्घ स्वर में बोलने के आधार पे ज्यादा समय लगेगा आ बड़ा वाला ई उ ए उ औ ये क्या लग रहा है ज्यादा समय ठीक है क्या लग रहा है ज्यादा समय तो इनमें क्या बोलेंगे भाई क्या बोलेंगे ह्रस्व स्वर क्या बोलेंगे दीर्घ स्वर ह्रस्व तो लुप्त वाला मतलब कम समय वाला होता है दीर्घ स्वर बड़ा स्वर ये क्या बोलेंगे बड़ा वाला स्वर और ऑलरेडी बड़े ही है सब सारे के सारे क्या ऑलरेडी बड़े और इनकी मात्रा भी छोटी है इनकी मात्रा भी क्या है छोटी है और इनकी मात्रा क्या है बड़ी वाली इनकी मात्रा क्या है बड़ी वाली तो समझ में आ गया दीर्घ स्वर मतलब जिसको कम समय लग रहा हो क्या है ह्रस्व स्वर बोलने में और जिसको बोलने में या उच्चारण में ज्यादा समय लग रहा हो दीर्घ स्वर ठीक है और आ वाला दिखाई आ मतलब आ बिंदु वाला अंत बिंदु लगा दी आ वाला ठीक है उच्चारण में नहीं आएगा देखो आ ई देखो ये हट गया ऊ आ गया ए आ गया ए यहां तक लिखना उच्चारण में तो वहीं तक आएगा ठीक है आगे देखो अब लुप्त स्वर भी होता है लुप्त स्वर सुने हो अभी नाटक में या रामायण में कभी आपने रामलीला चलती है आपके इधर रामलीला चलती है खूब चलती है ऐसा बोलते हैं राम मेरे भाइया ऐसा बोलते हैं हनुमान जी माता सीते समय लगाएगा ज्यादा कभी है ना समझना नाटक में होगा कोई कि बोलेगा योगेश बोलेगा यस अब जल्दी आओ
यहाँ पे आपका इंतजार हो रहा है, समझ में आया? बोलेगा आपको, बोलेगा कौन इंतजार कर रहा भाई मेरा, ऐसा बोलेगा ना। तो एक कोई एक में लगेगा, जैसे हम बोले यस, बोलेगा यस, देखो तू लंबे समय तक लगाएगा, बोलेगा बुलाना है उसको यस को, शुरू हो तो यस बोलेगा ना, ऐसा बोलेगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो देखो समझ में आ गया ना भाई। जैसे भाई सीता जी बोलेंगे राम जी के, लक्ष्मण जी बोलेंगे राम जी को राम भैया, ऐसा बोलेगा ना। तो बीच में जो समय लगता है ना ज्यादा बोलने में, लग रहा है बीच में, ये नाटक में होता है, रामलीला में होता है, कभी किसी को थोड़ा लंबे समय तक बुला लिया जाता है, उस टाइप के इसमें बीच में जो समय ज्यादा लगता है उसको क्या बोलेंगे? पुनरुत्सव। क्या बोलेंगे? पुनरुत्सव। देखो ये दिख रहा है भाई, पुनरुत्सव दिख रहा है ना, ये कहलाएंगे पुनरुत्सव। आ गया? आएंगे समझ में? किसको बोलेंगे? चलो आगे बढ़िया है, अच्छे हो यार, आप लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, भावना को भी समझ गए। देखो अब जीभ के प्रयोग क्या है? जीभ भी है, स्वर क्या है? स्वतंत्र ध्वनि है, ध्वनि निकल रही है। ठीक है, अब जीभ के प्रयोग के आधार पे, ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मतलब अग्र स्वर में जो आगे वाले इस पार्ट में जीभ के जो बोलने से आगे वाले भाग से निकल रहा है ना, जैसे भाई ई ए आगे जीभ के उच्चारण में अग्र भाग से निकल रहा है। ऐसा वर्ण जो जीभ के अग्र भाग से निकलता है, किससे निकलता है? अग्र भाग से, तो क्या कहलाएगा वो? अग्र स्वर। क्या कहलाएगा? अग्र स्वर। दूसरा जब मध्य स्वर, जीभ के मध्य भाग से सिर्फ एक ही मध्य स्वर अ बीच में, जीभ के बीच में निकल रहा है, मध्य स्वर एक ही है। ठीक है, और देखो अब आपको याद रखना कि दो स्वर पता है, अगर स्वर में क्या आ गया? क्या आ गया भाई? ई ए, मतलब ये देखो ई और ए, अगर स्वर आ गया। मध्य स्वर में क्या है? तो स्वर स्वर किस में आ जाएंगे? पश्च स्वर। स्वर स्वर किस में आ जाएंगे? पश्च स्वर में। तो पश्च स्वर मतलब जीभ के उच्चारण में पश्च भाग से निकलता है, जैसे वर्ण का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण किससे निकलता है? पश्च, जीभ के पश्च भाग से निकलता है, वो क्या कहलाएंगे? पश्च स्वर। क्या कहलाएंगे भाई? पश्च स्वर। तो पश्च स्वर में क्या लिखा? आ उ ओ औ और देखो, ये देख लो उच्चारण में, पीछे देखो बेट, इसको तो अपन ज्यादा नहीं लेना, इसको अपन लिखा है तो ठीक है, देख लीजिए आपको, ऐसा भी होता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे चले, समझ में आ गया? अग्र स्वर किसको बोलेंगे? मध्य स्वर किसको बोलेंगे? और पश्च स्वर। ठीक है, आगे अब मुख विवर जो होता है उसे खुलने के आधार पे, मुख कैसा खुल रहा है? आपका मुख ज्यादा देर ओपन हो रहा है, कम ओपन हो रहा है, जो मुख है ना ये कम ओपन हो रहा है या ज्यादा ओपन हो रहा है या मध्यम ओपन हो रहा है, उसके आधार पे। ठीक है, कि भाई विवृत मतलब पूर्णतः मुख खुल गया। ठीक है, तो देखो जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वारा क्या होता है? पूरा खुलता है, जैसे आ बोल के देखो आप लोग, आ खुल रहा है पूरा, है ना, ओपन हो रहा है पूरा मुख, है ना, पूरा मुख क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है। तो उसके आधार पे आ विवरण आपको सब कुछ लिया, इसमें से चार शब्द दे देगा। ठीक है, सॉरी चार वर्ण देगा। क्या देगा? चार वर्ण। और चार वर्णों में क्या बोलेगा वो? इसमें से कौन सा विवृत स्वर का उदाहरण है? क्या देगा? विवृत स्वर का, है ना, विवृत स्वर का क्या बोलेगा? उदाहरण है। ठीक है, तो आपको लगाना है कौन सा? आ जो पूर्ण तो ओपन हो रहा है। फिर अर्ध विवृत मतलब आधे खुल रहा है, जिनके उच्चारण में क्या मुंह भाग क्या हो रहा है? आधा खुल रहा है, जैसे अ ए औ और या। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया है आगे। फिर अर्ध संवृत मतलब आधा बंद, जिससे उच्चारण में आधा बंद रहता है, संवृत में आधा बंद रहता है, और ओपन विवृत में वो पूरा ओपन होगा। आधा शब्द में आधा बंद हो रहा है, जैसे ए ओ, इसमें आधा बंद होते जा रहा है, ए ओ बंद हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? आधा भाग क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। और जिनके उच्चारण में क्या मुख द्वार लगभग बंद सा रहता है, ई, ठीक है, दिख रहा है ई उ लगभग लगभग क्या बंद, छोटा सा एकदम दिख रहा है। आप लोग मिरर में जाके देखना, अब मिरर में जाके बोलना, और किसकी आकृति बोलने पर किसकी आकृति किस स्टेप से बनी, फोटो खींच लेना आप लोग। अब फिर देखते रहना कि इसकी आकृति ऐसी बनी है, इसकी इसको बोलने पर आकृति ऐसी बनी। ठीक है, जाना मिरर के सामने और फोटो खींच कर और देखते रहना, समझ में आ जाएगा किस टाइप से कौन सा ओपन हुआ था या कौन सा हल्का बंद हुआ है। ठीक है, या बार बार प्रैक्टिस करना वहां पे जाके, तो फिर सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं भाई। अब ये तो मुख के आधार पे, तब इसके बाद आता है ओठों की स्थिति के आधार पे। ओठों की स्थिति के आधार पे आपके ओठ कैसे बन रहे हैं? गोल बन रहा है, चपटे बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है। ठीक है, समझ में आया? चलो देखते हैं। आवृत्ति मुखी मतलब जिनके उच्चारण आवृत्ति मुखी मतलब गोलाकार के साथ बनता है, गोल बन रहा है, जिनके आधार में ओठ क्या बन रहा है? गोल। अब यहाँ भी मिरर के सामने जाना और देखना कि कौन को बोलने में गोल बन रहा है, जिनको बोलने में गोल बन रहा है। गोल किसके बन रहा है? आ ई ए क्या बन रहा है? गोलाकार बनेगा। मुख की आकृति किससे बनेगी? गोलाकार। ठीक है,
व्रतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं, सॉरी अवृतमुखी है, ठीक है, तो ओठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं, सॉरी इसे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, कोई व्रतमुखी का होता है गोलाकार वाला, ठीक है, उ ओ अ, ठीक है, ये क्या होता है गोलाकार, ठीक है, समझ में आया? गोलाकार मतलब किसमें होता है व्रतमुखी में, सॉरी व्रतमुखी में गोलाकार होगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो व्रतमुखी में क्या होता है गोलाकार, पहला वाला उदाहरण लेना, मतलब पहला वाला होता है कि गोलाकार होता है, इसकी आकृति क्या होगी गोल, ओठ की आकृति क्या होगी गोल, तो देखो उ ओ औ होगा क्या, ओ होगा, ओ भी होगा और औ भी होगा, गोल बन रहा है मुख, तो क्या होगा व्रतमुखी, व्रत की आंखा, ये व्रत की आंख, मुख क्या बनेगा व्रत के लगभग, पूर्णतः तो नहीं बनेगा पर लगभग बनेगा, और जिनमें गोलाकार नहीं बनेगा वो अव्रतमुखी, ये क्या है अव्रतमुखी, मतलब जैसे व्रत के आकार का नहीं बनेगा, व्रत के आकार का नहीं बनेगा, तो बोलो अ बन रहा है क्या, आ बन रहा है क्या, ई बन रहा है क्या, बन रहा है क्या, देखो ए बन रहा है क्या, ए बन रहा है क्या, नहीं इसमें नहीं बन रहा ना, अव्रतमुखी में जिनके उच्चारण में ओठ व्रत के आकार का गोलाकार आकार का नहीं होता है वो क्या कहलाता है, लिखा भी है अव्रत, क्या लिखा है अव्रत मतलब नवव्रत, अ का मतलब नेगेटिव होता है, अ का नकारात्मक में आता है, ठीक, अराजक है ना, ये सब नकारात्मक में आते हैं, तो अव्रत मतलब नवव्रत के समान, क्या आएगा नवव्रत, मतलब व्रत के समान नहीं बनता, जिनका जिनके उच्चारण में ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में ठीक है जो अपना ओठ है व्रत के आकार का नहीं बनता है वो क्या कहलाएगा अव्रत, और जिनके उच्चारण में व्रत के आकार बनता है क्या कहलाएगा व्रत, ठीक है, समझ में आ गया, चलो ठीक है, इस थोड़ा शुरू में स्टार्ट देखना, थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, मतलब बोलने में अपने से ये हो गई, ठीक है, चलो अब आता है देखो हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार, आप जब स्वर का उच्चारण करोगे तो कुछ स्वर में हवाएं जो होती है नाक से भी निकलती है, साथ में मुंह के साथ में नाक से भी निकलती है, और कुछ के उच्चारण से भी मुंह से निकलती है, किसके उच्चारण में क्या निकलती है सिर्फ मुंह, उसके आधार पर पढ़ा गया है, ठीक है, निर्नुनासिक हो गया अनुनासिक, देखो निर्नुनासिक हो गया, एक हो गया जिसको मौखिक स्वर बोलते हैं, और दूसरा क्या हो गया अनुनासिक स्वर, क्या हो जाएगा अनुनासिक, तो निर्नुनासिक में जिस स्वर का उच्चारण में हवा सिर्फ किससे निकलती है मुंह से निकलती है, ठीक है, जिनके उच्चारण में हवा सिर्फ मुंह से निकलती है वो क्या कहलाएंगे निर्नुनासिक या मौखिक, क्या कहलाएंगे निर्नुनासिक या मौखिक, और जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ कहां से निकलेगी भाई नाक से भी निकलती है, ठीक, जैसे अब निर्नुनासिक मौखिक वाले देख लो अ आ ई निकल रहा है क्या, निर्नुनासिक कहलाएगा, ठीक है कहलाएगा निर्नुनासिक, और जिसके जैसे निकल रही आ ई है ना, आ ई निकल रहा है, ए निकल रहा है, ए ओ निकल रहा है ना, ये क्या कहलाएंगे अनुनासिक, ठीक, आगे साथ में जब बिंदु लग जाएगी, जब चंद्र बिंदु लग जाएगी, जब क्या लग जाएगी चंद्र बिंदु लग जाएगी तो क्या बन जाएगा वो अनुनासिक, क्या बन जाएगा अनुनासिक, समझ में आ रहा है, किसी कोई समस्या ना, किसको बोलेंगे निर्नुनासिक और अनुनासिक, निर्नुनासिक ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में सिर्फ मुंह से हवा निकलती है, किससे मुंह से हवा निकलती है, जिनके उच्चारण में हवा मुंह प्लस किससे निकलेगी नाक, दोनों से निकलती है, क्या कहलाएंगे अनुनासिक, अनुनासिक में चंद्र बिंदु जुड़ जाएगा, ठीक है, चलो अब घोषत्व के आधार पे, मतलब घोषत्व मतलब भाई रगड़ के निकलने वाला, टकरार के है ना, घर्षण करने वाला, घोषत्व मतलब घर्षण करके निकलना, अब घर्षण समझ रहा हूं, घर्षण करते हुए निकलेगा ऐसे वर्ड, ठीक है, तो मतलब किससे स्वर तंत्रियों से श्वास का कंपन होगा, या स्वर का जब कंपन होता है तो क्या होगा मतलब सघोष ध्वनि कहलाएगा, जब घर्षण करते हुए निकलेगी, ठीक है, तो क्या कहलाएगी वो सघोष ध्वनि कहलाएगी, सभी स्वर के होते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि स्वर किस टाइप की ध्वनि होती है, तो सघोष ध्वनि, सभी स्वर क्या होते हैं, सारे के सारे स्वर क्या होंगे सघोष ध्वनि, मतलब अ से लेकर कहां तक पूरा कहां तक सब क्या होंगे सघोष, आगे समझ में वो तो सब क्या सारे के सारे क्या होंगे सघोष ध्वनि, तो यहां तक समझ में आया, यहां तक किसी को समस्या, अब आगे चले व्यंजन पे, पक्का, ठीक है, स्वर के पूरे प्रारूप समझ में आ गया, किस टाइप से क्या निकला, अर्धव्यक्त किसे बोलेंगे, ठीक है, विव्रत किसे बोलेंगे, है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अनुनासिक किसको बोलेंगे, निर्नुनासिक बोलेंगे, अव्रत मुखी किसको बोलेंगे, ठीक है, व्रत मुखी किसको बोलेंगे, ठीक है, आप लोग अच्छे से देखना, ठीक, क्वेश्चंस आते हैं, अभी आपको क्वेश्चंस और भी आएगा, मूर्ध है तालु, ठीक है, दंत है पोष्ट, वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, अभी क्वेश्चन कहां आएंगे बताएंगे, ठीक है, अब व्यंजन समझिए, ठीक है, अब व्यंजन को स्वतंत्र तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड, या स्वर की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनि,
ध्वनि है ना। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या बोलेंगे, व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यंजन। सारे के सारे प्रत्येक व्यंजन में क्या उच्चारण में क्या होता है, अ होता है। क्या होता है, अ। प्रत्येक उच्चारण में क्या होता है भाई, अ होता है, याद रखिए। ठीक है, स्वर देखो अ स्वर मिला ही होता है। ठीक है, बिना देखो अ के बिना कोई व्यंजन व्यंजन होना संभव है क्या, नहीं। अ के वजह से मैंने म लिख दिया, जैसे क्या लिख दिया म, ये क्या है, व्यंजन है। इसमें क्या जुड़ा है, म प्लस आया समझ में, क्या जुड़ा है, म प्लस समझ में आ गया। जैसे मैंने बोल दिया ट लिख दिया, ट लिख दिया तो क्या हो गया, ट प्लस ये हलंत है, ये व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यंजन। तो जब इनको बोलोगे तो बिना स्वर के नहीं, और सारे के सारे स्वर में क्या हो जाएंगे, और जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, और तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे, व्यंजन। क्या कहलाएंगे भाई, व्यंजन। समझ में आ गया, किसी को डाउट कोई समस्या, आगे चले। चलो देखो, अब परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या कितनी मानेंगे, 33। आपको बता चुका हूं व्यंजन 33। 33 प्लस 2 अलग से वो थे, अलग से थे ना, प्लस 2 कितने हो गए थे, 35 प्लस 4 क्या थे, संयुक्त व्यंजन। 4 क्या थे, संयुक्त व्यंजन थे ना। अब इसमें कितने हो गए थे टोटल, 39। कितने हो गए थे, 39। पता है ना, 4 संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। 2 वाले अलग से द्विगुण व्यंजन, नॉर्मल कितने थे, 33। इस तरह कितने हो गए, 39। ठीक है, ये हो गए 35। 35 उच्चारण के आधार पे थे, 4 तो संयुक्त थे, है ना। अब फिर आपको पता है फिर 10 अलग से व्यंजन है, लिखने लिखने के आधार पर कितने हैं, 13 है, और उच्चारण के आधार पर कितने हैं, 10। ये स्टेप में मिलाकर कितना हुआ टोटल, पूरे के पूरे जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 52, है ना, 52। आगे समझ में आया नहीं आया, चलो। अब क्वेश्चन यहां से बनता है, देखिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कौन सा सदुष है, कौन सा अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कौन सा कंठे का है, कौन सा वर्ग कंठे में आता है, कौन सा तालु में आता है, कौन सा दंते में आता है, कौन सा ओष्ठे में आता है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, कौन सा कंठ है, कौन सा तालु, कौन सा दंत है, कौन सा ओष्ठ है, कौन सा अल्पप्राण, महाप्राण, अभूष, सभूष। यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आया समझ में, चलो देखो। अब देखो पहली बार जब उच्चारण बांटोगे ना, एक क और कंठे मध्य क वर्ग है नहीं भाई, क फिर क्या होता है, च छ वाला वर्ग आएगा, फिर ट ठ वाला वर्ग आ जाएगा, फिर थ थ द और प फ ब बढ़ गया। सबको बांटो तो आप जब बांटोगे ना, देखो जब सॉल्यूशन करोगे ना, आपको याद नहीं कैसे करना है। आपको याद नहीं है, क ख ग लिख दिए, च छ ज वाला लिख दी लाइन, ट ठ ड वाली लाइन लिख दिए, थ थ द वाली लाइन लिख दिए, फिर प फ ब वाली लिख दिए, और सबको ऐसा बांट दिए। बांट दोगे ना, इस टाइप से बांट दोगे। अब याद रखना, अघोष अघोष, सघोष सघोष सघोष। क्या लिखोगे, आगे दो दो क्या लिखोगे, अघोष यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ भी अघोष लिखोगे, फिर सघोष सघोष और सघोष लिखोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। एक 30 सेकंड में सब कुछ हो जाएगा लिखना, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, क्या लिखोगे, अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष। ठीक है, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण नासिक। लास्ट में तो नासिक, नासिक क्या होता है, ये नासिक क्या होता है, नाक से निकलता है ना, होता नहीं, य य न म ण, ये सब कहां से निकलता है, नाक से निकलता है। ये क्या होता है, नासिक के कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, नासिक। ये पांचवी लाइन आपको पता होगी, नासिक से होगी। य पढ़ बोलो, य। ठीक है, न होता है, य होता है, ण होता है, न होता है, म होता है, ये सब क्या है, नासिक। सब क्या है, नासिक। आया समझ में। फिर मैंने क्या बोल दिया, अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष। तीन बांटोगे, 5 होते हैं, अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष। ठीक है, यहीं पे याद हो जाएगा। फिर क्या होगा, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण नासिक है ही। ठीक है, अब देखो कैसे बांटा, एक क है ना, क है, क है कि नहीं, क से कंठ है, तो इस सारे के सारे वर्ग यहाँ से यहाँ तक सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंठ है। क्या हो जाएंगे भाई, ये कंठ है। समझ में आया नहीं आया, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये कंठ है। ठीक है, उसके बाद क ख ख ग, ये कंठे से भी निकलता है, इसलिए कंठे होता है, कंठे से निकलेगा ये कंठे। क से सीरीज आता है, क से में क में क्या आता है, कंठे। क में क्या दिख रहा है, कंठे, तो क वाला वर्ग क्या हो जाएगा, कंठे। फिर च छ ज, देखो टकरा रहा ऊपर में, च छ ज जहां टकरा रहा उसको बोलते हैं तालु। बोलो आप लोग, च छ ज बोलो, जहां टकरा रहा ना उसको क्या बोलते हैं, तालु। तो सारे के सारे वर्ग क्या कहलाएंगे, तालु। सारे सारे क्या कहलाएंगे, तालु। फिर मूर्धय, ट ठ ड ढ, मूर्धय जहां टकरा रहे वो मूर्धय कहलाता है। ठीक है, देखो ट टमाटर ठटरे डमरू ढकनो अड़ावन वाला, समझ में आ गया। ये लाइन किस में आ जाएगी, मूर्धय में। ठीक है, अब देखो यहाँ द है ना, त थ वाली इस लाइन में द है, त थ द ध न है, द है ना, उस लाइन में क्या दिख रहा है, द दिख रहा है।
तो द मतलब दंत है, द से कहां चले जाना, दंत है, द से कहां चले जाओगे, दंत है। तो ये सारे सारे किस में आ जाएंगे, दंत में। किसमें आ जाएंगे, दंत में। आगे समझ में। अब देखो क ख ग घ, बोलो कोड से आ रहा है, क ख ग घ म, कोड से निकल रहा है, बोलो आप लोग, निकल रहा है, निकल रहा है। सारे के सारे क्या करेंगे, ये क्या करेंगे भाई, क ख ग घ म, सारे के सारे क्या करेंगे। आगे समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो किसको बोलोगे ओष्ठ है, किसको बोलोगे कंठ है, किसको बोलोगे तालु, ये आपको याद रखना, ठीक है, समझ में आ रही है। चलो तो क मतलब कौन सी सीरीज होगी, क मतलब कंठ, च छ ज वाला तालु, ठीक है। टमाटर ठटरे वाला ट वाला मूर्ध है, ठीक है। फिर त थ द वाला दंत है, और प फ ब वाला ओष्ठ है। कैसे याद रखना है, अघोष अघोष सघोष 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 है, अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, ठीक है, याद रखा नासिक। समझ में आ गया। ऐसी सीरीज बना के निकालना, यहीं से क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर, कौन सा अक्षर। अब क्वेश्चन पूछ लिया कि ध, ध किस में आ, कंठ में आ गया, तालु में आ गया, मूर्ध में आ गया, दंत में आ गया, किस में आएगा, दंत में। अल्पप्राण महाप्राण किसमें, महाप्राण। अघोष है सघोष है, आगे समझ में कैसे क्वेश्चन बनेगा। सपोज पूछ लिया ठ, उसमें आता है ठ किसमें भाई, मूर्धन्य में, ठ किसका है, मूर्धन्य का। अघोष है सघोष है, अघोष है। अल्पप्राण है महाप्राण है, आगे समझ में। क्वेश्चन पूछ दिया ण, तो ण किसमें है, किसमें है ण, मूर्धन्य में, ठीक है ना, मूर्धन्य में है। अघोष है सघोष है, सघोष। अल्पप्राण है महाप्राण है, अल्पप्राण। नासिक है। अब अल्पप्राण और महाप्राण किसको बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। सघोष सघोष तो पता है, जिसके ध्वनि में टकराहट नहीं होगी, सीधे स्वतंत्र निकल जाए सब ध्वनि से, ठीक है। रगड़ करने को सघोष क्या निकलेगी, अघोष कहलाएगी। और जो टकराती हुई निकलेगी वो कंपन जिसमें होगा, स्वर तंत्रियों में क्या हो जाएगा, जहां कंपन होगा वो सघोष कहलाएगा, जहां कंपन होगा वो सघोष, जहां कंपन नहीं होगा अघोष। अब अल्पप्राण क्या होता है, बोलने में जितनी देर ज्यादा देर तक हवा निकलती है, मुंह से जितनी ज्यादा हवा निकलेगी बोलने में, वो क्या कहलाएगा, महाप्राण। जिसमें कम हवा निकलती है वो अल्पप्राण, ठीक है। जिसमें कम हवा निकलेगी वो, जिसमें ताकत ज्यादा लग रही हो, महाप्राण ज्यादा, महाप्राण देर से निकलेगा ना, बड़ी मुश्किल से निकलेगा, तो ताकत ज्यादा लगेगी, हवा ज्यादा लगेगी, है ना। तो ज्यादा ताकत निकल लग रही है या हवा ज्यादा हो गया बस करिए, ठीक है। तो महाप्राण समझ में आ गया, जिसमें ज्यादा हवा निकलती है, कम निकलती है तो अल्पप्राण, ठीक है। अब देख लो भाई, अंतःस्थ भी होते हैं। अंतःस्थ मतलब स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं, ऐसे उच्चारण में स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे, अंतःस्थ। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच में मतलब स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित हो, स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित हो, अगर ऊपर स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में वो उच्चारण है, ठीक है, तो क्या होता है वो अंतःस्थ। मतलब अंतःस्थ का ही मतलब है अंत है, स्थित कहां उसकी, अंतःस्थिति, अंत में स्थित है, मतलब इधर भी एक होगा और इधर भी एक होगा, कोई ना कोई दोनों साइड होगा ना, तो वहां बीच में स्थित है, बीच में क्या है, स्थित, अंतःस्थित। समझ में आ गया। ये वाला वो क्या है, ये वाला वो आएगा, शुरू कौन आएगा, ये वाला वो आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये जो है तालु में आता है, क्या किसमें आएगा, तालु, बोलो ये तालु, देखो ये ऊपर से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तालु में आ जाएगा। दूसरा र जो वत्स है, वत्स मतलब जलंत मूल प्लस पूर्णे वहां से निकलेगा, मतलब जो पूरे आज बताएंगे, ठीक है। ल भी वत्स है, दोनों एक ही सीरीज में आ गया, ये र जैसे ल, ठीक है, अभी बताएंगे, अभी आगे मिलेगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, आगे में याद हो जाएगा, ठीक है। फिर वो जो है दंत प्लस ओष्ठ के ऊपर से निकलेगा, और सारे के सारे क्या दिख रहे हैं, सघोष अल्पप्राण, सारे के सारे क्या है, ये सघोष अल्पप्राण। समझ में आया। अभी कहां याद करना बताऊंगा, अभी यहां से यहां पे याद दूंगा, आगे याद, ठीक है, आगे स्लाइड में याद हो जाएगा, बताएंगे कैसे याद करना, ठीक है। अब देखो ऊष्म स्वर, रगड़ कर जहां ध्वनि निकलेगी तो ऊष्मा निकलेगी ना भाई, ऊष्म स्वर। ऊष्म स्वर मतलब जहां पे आई रगड़ाहट होगी तो वहां पे क्या होगी, देखो जहां कंपन होता था स्वर क्या थी, जहां स्वर तंत्र में कंपन होता है वो सघोष, है ना। अब रगड़ कर निकलेगी ध्वनि तो भाई जब फ्रिक्शन होता है उसमें हीट लॉस क्या होता है, हीट में होता है, उष्मा में होता है, फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना। उष्मा के रूप में क्या होता है, लॉस उष्मा निकलती है, ठीक है। देखो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष से क्या होती है, रगड़ कर घर्षण करते हुए निकलती है, तो उष्मा या गर्मी पैदा करती है, ऐसे वर्णों क्या बोलेंगे, ऊष्म स्वर, क्या बोलेंगे, ऊष्म वर्ण, क्या बोलेंगे, ऊष्म, ऊष्म व्यंजन, व्यंजन है ऊष्म व्यंजन बोलेंगे। संघर्षी व्यंजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संघर्षी में संघर्ष करते हुए निकल रहे हैं, संघर्ष करते हुए निकल रहे हैं ना रगड़ कर,
ठीक है। तो स और ह, स और ह, ठीक है, समझ में आ गया ना? आया नहीं आया? ठीक है, ये सब क्या है, ऊष्म में आता है। क्वेश्चन पूछता है ऊष्म व्यंजन कौन सा है या संघर्षी व्यंजन कौन सा है, तो कौन सा आ जाएगा, स और ह, ठीक है, समझ में आ गया? याद लाइन याद तुम रखना है, लाइन में याद रह जाएगा ना, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, हाँ फिर आ रहा है देखो स किसमें आएगा, तालु में, तो ये भी स किसमें आ जाएगा, स मूर्धन। अभी कहाँ याद करना है बताऊंगा, इसको थोड़ा देख लो बस, अभी याद कैसे होगा बताऊंगा, ठीक है। स इसमें आएगा वत्सय में, ठीक है, मतलब दंत मूल प्लस में, और ह जा शुक्ल कंपनी में, तो कंठ प्लस ओष्ठ इसमें है, कंठ के भीतर से निकलेगा, ठीक है। अब ह जो है सघोष महाप्राण का है, सघोष महाप्राण, ह से मुझे याद रखना, ठीक है। सघोष महाप्राण वाले व्यक्ति ये बोल रहे हैं, और बस सघोष वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा कंपन करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, है ना? ठीक है, उसमें भी ज्यादा गर्म वाले व्यक्ति ज्यादा चमका देते हैं, है ना? गर्म है तो ये सारी की सारी लाइन पे याद रखना कि उसमें संघर्ष वाले हैं, है ना? रख सकते हो ना आप लोग? डरते तो ऐसे बोलते रहते हैं सर, बहुत चमकाते हैं, बहुत गर्म व्यक्ति है, बहुत डराते हैं, है ना? तो इस टाइप से याद रखना। इसकी सारी की सारी लाइन किसमें रहेगी, ह वाली में, स और ह, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये किसमें आ गया भाई मुझे, कि पूरे की स किसमें, तालु में, स उदय में, स वत्सय में, और स स्वतंत्र के मतलब अंठ के भीतर से। अभी याद करेंगे, बताओ कहां से याद करवाना है, ठीक है। तो ये सब किसमें आते हैं, संघर्ष या ऊष्म वाले, किसमें, संघर्ष या ऊष्म। अब अयोग वाह होते हैं दो, अब विभिन्न जो होती है ये आते हैं अयोग वाह। लेखन में किसमें आते हैं, लेखन की दृष्टि से में, लेखन की दृष्टि से आते हैं ये स्वर में, और उच्चारण के आधार पे आते हैं व्यंजन में। उच्चारण के आधार किस में आते हैं, व्यंजन में। आए समझ में? जब उच्चारण करोगे तो व्यंजन में आएंगे, ठीक है। ये बिना व्यंजन के बोला, जैसे म बोला है, जैसे म, जैसे म की बिंदु वहां हो गया, जैसे कम, कम वाले कम, ऐसा है ना, बिंदु लग जाते हैं। फिर स्वर के बिंदु व्यंजन के साथ बोलोगे, है ना। लेकिन लेखन की दृष्टि में कहा जाता है स्वर में आता नहीं है हम, इसमें हम वाले में स्वर में आता है, हां वाले में आता है समझ में। तो लेखन की दृष्टि से कहेंगे ये स्वर में, और बोलने के आधार, उच्चारण के आधार किसमें, व्यंजन में। इसलिए इसके साथ फिक्शन नहीं होता, इसलिए बोलते हैं इसको अयोग वाह। क्या बोलते हैं, अयोग वाह। अनुस्वार और विसर्ग को क्या बोलते हैं, शीर्षक बिंदु क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, जिसके शीर्ष में बिंदु है या उसके पार्श्व में मतलब पीछे बिंदु क्या करेंगे, अयोग वाह। आगे समझ में अयोग वाह। तो अयोग वाह कितने हैं, अयोग वाह कितने हैं, दो, और दो है अयोग वाह, ठीक है। अब हो रहा है क्या, अयोग वाह, ठीक, अयोग वाह वर्ण है, क्या है, अयोग वाह वर्ण। अब आपको यहां से याद करना है, है ना, यहां से क्या करना है, याद करना है, ठीक है। जैसे देखो, अब मान के चलो, जैसे ये क्या कहलाता है, नासिक, क्या कहलाएगा, नासिक। ये दांत कहलाएगा, ये दांत क्या कहलाएगा, मूल। ये क्या कहलाएगा आपका, मूल, ठीक है। रेड लेते हैं, ये क्या कहलाएगा भाई, नासिक। ये दंत कहलाएगा, दंत, ये क्या कहलाएगा, मूल, दंत मूल। समझ लो आप किसको क्या बोलते हैं। ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा, तालु। ये क्या कहलाएगा, ऊपर वाला ये तालु। ये यहाँ पे जो उसके ऊपर वाला क्या कहलाएगा, मूर्धन्य। उसके ऊपर वाला मूर्धन्य, सबसे ऊपर नासिक, है ना, नासिक का नासिक। ये दंत मूल को वत्स बोलते हैं, वत्स, वत्स, ठीक है, याद रखना। दंत भी दांत वाला स्थान, दो दांत जोड़ा जोड़ेंगे, दंत दांत वाला, दांत प्लस ओष्ठ, ये ओठ है यहाँ पे, दांत प्लस ओष्ठ है, ओठ वाला, ठीक है। दंत प्लस ओष्ठ वाला हो जाएगा, ओष्ठ सिर्फ ओठ से होगा, ओष्ठ प्लस ओठ से हो जाएगा, ठीक है। ओठ, ओष्ठ मतलब सिर्फ ओठ वाला रहेगा, ठीक है। कंठ है, इधर कंठे वाला रहेगा, कंठे देखो, कंठे तालु अलग, ये कंठ कहलाता है, ये कंठे वाला है, क्या कहलाएगा, कंठ। अभी कैसे याद करना बताता हूं, ठीक है। फिर कंठ प्लस ओष्ठ से भी निकलेगा, कंठ प्लस तालु से निकलेगा, ये तालु वाले और ये मूर्धन्य वाले। अभी इनको कैसे याद करना है, याद कैसे होते हैं, ठीक है। अभी आपको यही पे याद है, ठीक है। चलो देखो, नासिक के मतलब आपको पता है, नाक से निकलने वाले ऐसे कौन से हैं, य, है ना, या होते हैं, ग होते हैं, ळ होते हैं, न होते हैं, म, ये तो पता है, नासिक से निकलते हैं, है ना। तो यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहे 5, और अम भी निकलेगा, क्या निकलेगा, हो गया याद। नासिक के वाले पूरे याद हो गए, हो गए नासिक के वाले याद, ठीक है। अब जब आप इसको याद करोगे ना, ऐसे याद नहीं करना, एकदम से सारी चीजें याद नहीं करना, आप इसको ब्रेक ले करना। जैसे आपने 2 3 पढ़ लिया, 2 3 चीज पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, ब्रेक ले लिया, फिर नीचे से 3 इधर से पढ़ लिए, फिर ब्रेक ले लिया, मतलब कुछ और पढ़ लिए, फिर थोड़ी देर बाद, ये 3 पढ़ लिए, ब्रेक ले लिया, बच गया ये 1 पढ़ लिए, फिर ब्रेक ले लिया, फिर उसको रिवाइज कर लेना,
ऐसा 3-4 बार प्रोसेस करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आप बोलोगे एक बार पढ़ लूं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो अब दूसरा दंत है, देखो दंत मूल से भाई र ल रल, ठीक है, ल र जैसे भी जो भी लार जब निकलेगी दांत के मूल से निकलती है लार। कैसे याद रखोगे, लार जो है दांत के मूल से निकलती है लार, ठीक है। जब दांत के किनारे लगाओगे ऊपर में जहां से बिंदु है, मतलब जहां से दांत निकला हुआ है, तो वहां से क्या निकलती है, मूल से लार, याद रहेगा। मूल बिंदु से निकलेंगे लार, है ना। तो याद रहेगा ल और र किसमें है, दंत मूल से, ठीक है। इसका क्या हो गया, वत्सय। दांत से दांत वाला वर्ग पता है, त थ द वाला दंत है, पता है, त थ द वाला वर्ग क्या दंत है ना। और उसके साथ अब सरुते में दांत होते हैं सुपारी फोड़ने के लिए, सरुते में दांत होते हैं किसके लिए, सुपारी फोड़ने। यार आप जब सुपारी खाओगे तो दांत तोड़ोगे, क्या तोड़ोगे, दांत से तोड़ोगे ना। तो सब याद हो गया, शक्कर वाला, सरुते वाला, दूसरा सरुते वाला है, तो सरुते में दांत होते हैं सुपारी फोड़ने के लिए, याद रहेगा। तो स वाला किसमें आ जाएगा, दंत में, किसमें आ जाएगा, दंत। याद हो गए, कैसे याद करना समझ में आ रहा है, दांत होते किसके, सरुते के। जब भी तोड़ोगे सुपारी तो किससे तोड़ोगे, दांत से तोड़ोगे, ठीक है। आगे दंत प्लस ओष्ठ है, वो वजन वाला। जब आप कोई रस्सी पकड़ो तो ओठ प्लस दांत दोनों से खींच के पकड़ोगे तो वजन ज्यादा खींच सकते हो। वजन कब, जब ओठ से भी पकड़ होगी और दांत से भी पकड़ हो जाएगी। दांत और ओठ दोनों से पकड़ करके आप क्या करोगे तो वजन ज्यादा उठा सकते हो कोई भी चीज का, है ना। कोई भी चीज का वजन, जब कोई रस्सी खींचना है, ठीक है, तो वजन जो ज्यादा उठाना है तो किसको, ठीक, दंत और ओष्ठ की पकड़ ज्यादा रहेगी। तो याद रखना हुआ किसमें, दंत और ओष्ठ में। ओष्ठ में पता होगा क ख ब वाला वर्ग, क ख ब भ म, ठीक है, ओष्ठ वर्ग में पढ़ा चुका हूं व्यंजन में। उसके साथ दूसरा क्या, उ उ, ये क्या है, देखो उ बोलो, उ ओष्ठ से ही निकल रहा है, उ या उल्लू का ओठ, याद रखना। तो उल्लू का ओठ, ठीक है, याद रखना। तो उल्लू का ओठ दोनों, उल्लू और मुंह वाला क्या होता है, ओठ रख लो याद, ठीक है, याद रख लेना। फिर ओष्ठ प्लस कंठ है, ओष्ठ प्लस कंठ है, तो ये दोनों याद है, ओ औ, ओष्ठ और कंठ है। यहां से का ओ औ यहां से भी निकलता है, ओठ से भी हो रहा है और कंठ से भी हो रहा है, यहां से कंठ से हो रहा है। ओ औ बोल के देखो आप लोग, ओ औ कंठ, ओठ तो आ ही रहा है और उसके कौन आ रहा है, कंठ है। तो याद रखना, ओखली वाली बात कर लेना, ओखली फूट फूट के औरत क्या करती है, ओखली में फूटती है ना, ओखली में फूटती नहीं पड़ती यार, ओ से मतलब वो क्या है यार, ओखली, है ना। ओखली में कौन, औरत क्या करती है, फूटती है, क्या करती है भाई, फूटती है, समझ में आ गया। तो ओखली और औरत वाला ओष्ठ और कंठ किसमें आ जाएगा, ओष्ठ और कंठ में कौन आ जाएगा, ओ और औ, ठीक है। उसके बाद मूर्धन्य, देखो टमाटर ठटरे वाला जो है, ट और ट ठ ड ड वाला तो पता है आपको मूर्धन्य है। टमाटर ठटरे को ऋषि ने पीट पीट के षटकोण बना दिया, क्या बना दिया भाई, षटकोण। तो याद हो गया टमाटर। देखो एक ट वर्ग किसमें आता है, मूर्धन्य में आता है, पता है मूर्धन्य में आता है। ये तो थोड़ी देर पहले बता दूं, ट ठ ड बोल दे, मूर्धन्य जहां पे टकरा रहा है वो मूर्धन्य कहला रहा है, ट ठ ड ड है, वो क्या है, मूर्धन्य है। अब याद रखना, ऋषि ने टमाटर ठटरे, देखो टमाटर ठटरे को पीट पीट के क्या बना दिया, षटकोण बना दिया, क्या बना दिया, षटकोण। तो ट ठ ऋषि क्या आ जाएगा, षटकोण किसमें आ जाएगा, मूर्धन्य में। याद हो गया, पक्का याद हो गया, यहाँ तक याद, किसी समस्या, आगे चले, मजा आ रहा है ना, हाँ ठीक है। अब देखो तालु, तालु ऊपर वाला, वो तालु क्या है, ऊपर है, ऊपर है ना भाई, ये तालु ऊपर है, इसको क्या बोलोगे, तालु बोलोगे। ऊपर देखो जीभ के ऊपर तालु टकरा रहा है, तालु। च छ ज वाला तालु है, च छ ज वाला क्या है, तालु है ना, च छ वाला वर्ग जो तालु है, ठीक है। हां, इमली ईट खाओगे तो यश को प्राप्त करोगे, इमली खाओगे तो यश को प्राप्त करोगे। यश कहां, ऊपर मिलता है, यश कहां मिलता है, ऊपर। यश कहां मिलता है, यश वाला है, यश वाला, यश कहां मिलेगा, यश कीर्ति क्या होती है, ऊपरी, मतलब किसी का मान सम्मान बढ़ना। यश कीर्ति मतलब यश क्या बढ़ना, मतलब क्या होता है, मान सम्मान बढ़ना होता है, बहुत सारी चीजें बढ़, है ना। तो क्या कहलाता है, यश कहलाता है। यश को प्राप्त हो गया मतलब भाई मान कीर्ति बहुत ज्यादा, मान सम्मान प्राप्त हो गया, ऊपर प्राप्त हो गया, उसका सम्मान क्या हो गया, ऊंचा हो गया। ऊंचाई में कौन है, तालु है। कब खाया, इमली और ईख को खा के क्या बन गया, यश। तो ई, ठीक है, य स च वर्ग किसमें आ जाएंगे, तालु, ठीक है। अब कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु, ये तालु और ये क्या है, कंठ। एक मारा कंठ से तालु से ए निकल गया, एक मारा कंठ से तो तालु से ए की आवाज निकल गई, समझ में आ गया। यहाँ कंठ है, यहाँ पे एक मारा तो कैसे याद रखोगे, अगर एक मारा कंठ पे तो तालु से ए आवाज निकल गई, समझ में आया। तो ए और ए किसमें आ जाएगा, ए और ए की आवाज किसमें निकली,
कंठे और तालु में। क वर्ग तो पता आपको कंठे में आता है, क वर्ग किसमें आता है? कंठे में। उसके साथ ठीक है कंठे याद रखना, बहुत चीज याद करते हैं। कौन हम, तो हम भी किसमें आ जाएगा? कंठे में। कहां जाएगा? कंठे में। फिर अ आ और अह, ठीक है, अ आ विसर्ग वाला किसमें आ जाएगा? कंठे में। इस टाइप से आपको याद करना है, ठीक है, इस टाइप से याद करना, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि किस टाइप से याद करना है।